नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत का एक बड़ा चेहरा और जिस तरीके से प्लेन क्रैश के अंदर उनकी जान गई, क्या यह महज इत्तेफाक, क्या यह महज हादसा? अब सोचिए सर, बारामती प्लेन हादसे पर कई सवाल हैं जो खड़े हुए हैं। मसलन अचानक लैंडिंग फेल क्यों हुई, इस सवाल का क्या वाकई में कभी जवाब मिलेगा? क्या जवाब मिलेगा कि प्लेन 2 बार क्यों नहीं लैंड कर पाया? क्या जवाब मिलेगा कि अचानक से विजिबिलिटी कम कैसे हो गई? और क्या जवाब मिलेगा कि अगर कम विजिबिलिटी हुई तो लैंडिंग की कोशिश क्यों की गई? क्या कोई तकनीकी खराबी हुई? क्योंकि कंपनी सिरे से नकार रही है, वो कह रही है कि हमारे पास 16,000 घंटे की अनुभव वाले पायलट थे और 1500 घंटे के अनुभव वाले को पायलट थे। लेकिन विजिबिलिटी कम अगर हो भी गई मान लिया जाए तो जो सीसीटीवी फुटेज है वो इतना साफ कैसे है? और जैसी ये घटना घटी, इतिहास के उन पन्नों पर अचानक से नजर गई जहां इसी तरीके से सियासी सितारे आसमानी सितारे बने। संजय गांधी बिल्कुल ऐसे ही, माधवराव सिंधिया ऐसे ही, जेएमसी बालयोगी ऐसे ही, वाईएस राजशेखर रेड्डी ऐसे ही, विजय रूपाणी ऐसे ही, और यहां तक कि हमने जनरल बिपिन रावत को भी इसी तरीके से आसमान में खो दिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी तो यही बनाई गई, असली कहानी क्या कोई नहीं जानता। तो क्या प्लेन क्रैश के बाद जो अजीत पवार की असली कहानी, क्या वो कभी सामने आ पाएगी? आज बात इसी में। इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। तो क्या वाकई में आसमानी सफर जरूरी नहीं कि जमीन पर जिंदा लौटा पाए? क्या वो आसमान का सितारा बनाने की तरफ भी आपको लेकर जा सकता? अब सोचिए, एक प्लेन जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पूरे तरीके से फिट है, एक पायलट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके पास अता अनुभव है, एक रनवे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी बेहद कम लेकिन सीसीटीवी फुटेज एकदम क्लियर। क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विषय विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी, हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय जी हैं, और साथ में हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर है। शुरुआत आलोक सहाय जी आपके साथ। सर, कोई भी कारण आपको लग रहा है कि भाई इस वजह से हादसा हुआ हो? मैं 3 कारण बता रहा हूं जो दिए गए होंगे या हो सकते हैं। कहा जा रहा है विजिबिलिटी कम, लेकिन अगर विजिबिलिटी कम तो सीसीटीवी फुटेज क्लियर नहीं हो सकते। दूसरा, कहा जा रहा है कि पायलट के पास 16,000 घंटे का अनुभव, को पायलट के पास 1500 घंटे का अनुभव। तो यहां अनुभव भी मायने नहीं रखता कि हो सकता है कोई नया हो, ऐसा नहीं है। जो कंपनी बनाने वाली है प्लेन को, वो कह रहे कि पूरे तरीके से फिट एंड फाइन था, उसके बावजूद क्या हो सकता है सर? देखिए विजेंद्र जी, इसमें जो संभावना है वो मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं जी। वो ये है कि जैसे कि रिपोर्ट की जा रही है कि मौसम खराब हो गया था वहां। तो अगर मौसम खराब था तो ये जहाज जो था वो वीएमसी कंडीशन में फ्लाई कर रहा था। वीएमसी कंडीशन होता है विजुअल मेट कंडीशंस, मतलब जहाज इंस्ट्रूमेंट के सहारे लैंड नहीं कर रहा है, उसमें आईएलएस वहां के रनवे पे नहीं है, कोई भी नेविगेशनल एड उस रनवे पे नहीं है बारामती में। वहां पर सिर्फ वीएचएफ रेडियो सेट है, जिसके ऊपर बगल में एक फ्लाइंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर आते हैं और वो वीएचएफ आरटी सेट पर पायलट को डायरेक्शनल गाइडेंस सिर्फ देते हैं और क्लियरेंस टू लैंड और क्लियर फॉर टेक ऑफ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वीएमसी कंडीशन में जहाज जब लैंड करने के लिए आता है तो उसको लैंडिंग का विजुअल रेफरेंस होना चाहिए, नहीं तो वो लैंड नहीं करेगा। तो पहली बार जब जहाज ने अप्रोच किया तो वो लैंड नहीं किया, उसका ओवरशूट करके वो चला गया। इसका मतलब कि जहाज में कुछ प्रॉब्लम थी या जहाज को विजुअल रेफरेंस फॉर लैंडिंग नहीं मिला, देख नहीं पाया ठीक से। दूसरे अप्रोच में जब वो आया है तो जैसे कि फ्लाइट डाटा ट्रैकर अब उपलब्ध है, उसमें दिखाई दे रहा था कि जहाज थ्रेशोल्ड तक आ गया है। थ्रेशोल्ड पे आकर के शायद वो लैंडिंग भी किया है और वहां करने के बाद वो रनवे के राइट शोल्डर पे स्किड करके राइट शोल्डर पे चला गया और क्रैश किया वहां पे। तो इसमें संभावनाएं देखिए 2-3 हो सकती हैं।
एक तो या तो मौसम मार्जिनल था, खराब था, और ऐसे में लैंडिंग के समय कोई थोड़ी तकनीकी खराबी भी आ गई तो अब सिचुएशन ज्यादा खतरनाक हो जाता। ठीक है सर। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, इसमें यह देखना पड़ेगा कि क्या जहाज में इमरजेंसी थी, तो इमरजेंसी लैंडिंग किस बात को लेकर के मीडिया में कहा जा रहा है? क्या पायलट ने बोला था कि जहाज में कोई इमरजेंसी है? तो ये तो अब रिकॉर्डिंग जब पब्लिक होगी तो बात खुल के सामने आ जाएगी। ठीक है। दूसरी बात कि अगर वो लैंडिंग किया है और स्किड किया है तो इसमें एक रनवे कंटामिनेशन की भी संभावना होती है। क्या रनवे में ऑयल था या कोई ऐसा एफओडी था जिसके कारण जहाज बाउंस किया और बाउंस करके राइट शोल्डर पे जाके गिरा है? तो ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। सर रनवे पे बाउंस होता है क्या वाकई में? मैंने नहीं सुना है। क्या वाकई में बाउंस होता है? अगर बाउंस होगा तो ये तो वैसे ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर। और ऑयल हो सकता है क्या रनवे पे? जी होता है कभी कभी। देखिए विजेंद्र जी, रनवे पे रेगुलर चेकिंग होती है, ऑयल लीकेज होता है जहाजों से जी। और उसको ड्राई किया जाता है, उसके लिए इक्विपमेंट होता है, उसको सफाई करने के लिए बिल्कुल मशीन होती है। तो बारामती का जो रनवे है वहां पर ये सब चीजें नहीं होंगी। जब वहां नेविगेशन एड ही नहीं है तो उस तरह की चीजें भी वहां नहीं होंगी। क्या रनवे इंस्पेक्शन लैंडिंग के पहले किसी ने किया था? ये भी सवाल उठेगा। ठीक ठीक है सर, वापस मैं आपके तो पास ये आऊंगा। सब कर्नल बातें अनुपम हैं जेटली जी, भाई जिस कंपनी का ये प्लेन है वो तो ये कह रही है कि पूरा क्लियर है, और कौन ये कहेगा कि मेरे प्लेन में खराबी थी? ये तो कोई नहीं कहेगा। लेकिन ये भी तो सच है ना कि 20 साल पुराना ये प्लेन था सर, और जिस तरीके से आलोक सहाय जी ने उन चीजों की तरफ फोकस किया है जिस पर शायद किसी का फोकस नहीं है। आपको भी लगता है कि ये टेक्निकल ग्लिचेस जिसको हम कह रहे हैं ये वो मैनुअल ग्लिचेस हो सकते हैं जिसकी तरफ किसी मैन का ध्यान ही नहीं गया? इससे मेरे विजेंद्र जी किससे पूछ रहे हैं आप? अनुपम सर, अनुपम जेटली सर, आपसे सवाल है। ठीक है विजेंद्र। विजेंद्र, कई चीजें हैं जो कि इस देश में एक बढ़ते हुए समय के साथ एक तेजी से बढ़ते हुए विकास को दिखाने के लिए हम कभी भी उन पैमानों पर खड़े नहीं उतर पा रहे जिन पर अंतरराष्ट्रीय रूल्स और रेगुलेशन एविएशन के होने चाहिए। ओके। 2014 में 74 हवाई जहाज के अड्डे थे, आज 163 हैं। डीजीसीए में 53% स्टाफ की शॉर्टेज है। तो इसलिए हम कभी भी इस हालत में नहीं है कि हम उनकी कैपेसिटी, उनकी रेगुलेशंस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ 1937 एविएशन रूल्स या एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 24 को पूरी तरीके से अमल में ला सके जी। तो इसलिए कहने को तो हम कह सकते हैं कि पायलट की एरर, टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग, वेदर कंडीशन, एटीसी और ह्यूमन एरर, रनवे लिमिटेशंस जो बार बार सामने आ रही हैं, उनको ब्लेम कर सकते हैं जी। मगर कितनी बार ये जहाज जो है बॉम्बार्डियर लेयरजेट 45 जी 16 साल पुराना है और 2021 में कनाडा की फर्म बॉम्बार्डियर ने इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया है। ओके। ये जरूर है कि उन्होंने कहा है हम कुछ समय तक इसके स्पेयर देते रहेंगे। ठीक है। हिंदुस्तान में भरा पड़ा है विजेंद्र इतिहास जहां पर बिना लाइसेंस रिन्यूअल के पायलट फ्लाई कर रहे हैं। अब क्या असली वजह है और वाकई असली वजह सामने आ सकती है नहीं, यह सोचने की और देखने की बात है। जी ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा अदिति, क्योंकि जिसका जिक्र आलोक सहाय जी ने किया, अनुपम जेटली जी ने किया, दो अलग चीजें हैं। आलोक सहाय जी कह रहे हैं कि वहां का जो
जो रनवे है उस पर उतनी चीजें नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए, उतना वो हाईटेक नहीं, और इसलिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। दो चीजों का जिक्र किया, या तो कोई वहां पर एक ऐसी ढलान या ऊंचान है जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ा, दूसरा ऑयल हो सकता है और वहां वो मशीन नहीं हो सकती जिनसे उनको क्लियर किया जाए। दूसरा जिक्र जिसका अनुपम जेटली जी करें कि DGCI में ही अभी तक 50% के आसपास जो पद हैं वो खाली हैं। एयरपोर्ट्स हमारे पास जितने हैं वो एविएशन सेक्टर के नॉर्म्स के हिसाब से सही नहीं है। आपको लग रहा है इसके अलावा भी कुछ ऐसा है? क्योंकि ये क्या वाकई में इत्तेफाक है, सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर अजीत पवार तक बहुत से ऐसे नेता हैं जो प्लेन क्रैश में ही दुनिया से चले गए। विजेंद्र जी, आयरनी ये है कि आज आप चर्चा कर रहे हैं, हम सब चर्चा कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। कल सुबह उनका अंतिम संस्कार होगा, 2 दिन और याद किया जाएगा, और उस दिन जिस दिन महाराष्ट्र का बजट पढ़ा जाएगा, शायद वो आखिरी दिन होगा जिस दिन अजीत पवार साहब को याद किया जाएगा, क्योंकि वो डिप्टी सीएम के साथ साथ महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन उसके बाद इस बात पे चर्चा दोबारा नहीं उठेगी, क्योंकि अहमदाबाद में जो कुछ हुआ वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा हादसा था। बिल्कुल। लेकिन उसके ब्लैक बॉक्स की 72 घंटे तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद आज हमें उसका कंक्लूजन नहीं पता, क्योंकि हम भी व्यस्त हैं, लोग व्यस्त हैं, जनता व्यस्त हैं, पॉलिटिशियंस व्यस्त हैं, तो सुधार नहीं हो पाता। आज एक बार फिर हम टेक्निकल ग्लिच की बात करेंगे। आपको पता है दिल्ली में जो ये गया है प्लेन है, उसकी जो कंपनी है, हेडक्वार्टर है, वहां पर तुरंत टीम पहुंची और उन्होंने उसके कागजात से लेकर तमाम जो चीजें हैं, अप्रूवल, गो अहेड्स, प्रोसीजर को सारे सामान निकाल लिया। और तुरंत ये बात निकल कर आई कि ये तो 16 साल पुराना एयरक्राफ्ट था और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। हादसा होने के बाद ही हम हमेशा बताते हैं कि ऐसा हुआ। अब पॉलिटिकली आप समझिए एक बात कि महाराष्ट्र ने क्या खोया। महाराष्ट्र की इतनी बड़ी संख्या, फाइनेंस कैपिटल कहा जाता है, उसने क्या खोया? सबसे पहले डिप्टी सीएम खोया। डिप्टी सीएम के साथ साथ बारामती के जो क्षेत्र के लोग थे उन्होंने अपना नेता खोया। ठीक बात। फिर फाइनेंस मिनिस्टर खोया जो महाराष्ट्र के बजट पढ़ता और ये बताता, उसका विजन होता, जिसने बजट को बेहतर तरीके से पढ़ा है। और उनके साथ साथ भी आप देखिए कि कैसे राजनीतिक उठापटक में अगले 25 साल अजीत पवार खुद को सक्रिय मानते, कैसे उन्होंने शरद पवार जैसे नेता से एनसीपी की घड़ी और एनसीपी ले लिया था। पिछले 10 सालों में अजीत पवार का नाम बार बार आया। उन्होंने कैसे एनडीए में अपनी डिप्टी सीएम की कुर्सी बचा के रखी। और सबसे बड़ी बात है, एक बार फिर 140 करोड़ ने वो विश्वास खोया कि अगर हम फ्लाइट में चढ़ रहे हैं तो क्या हम बचेंगे। ठीक बात है। तो अब जो बहुत ही आम भाषा में समझाया गया वो ये था कि जब फ्लाइट लैंड हो रही थी, रनवे बस कुछ ही आगे था, जो एयरक्राफ्ट का नोज था वो टिप जमीन पे टकरा गई और उतने में तो ब्लास्ट हो गया। माफ कीजिएगा। तो अब इसकी टेक्निकल चीजें आती रहेंगी, तमाम चीजें होंगी, बिल्कुल, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है। अदिति, आप पानी लीजिए, कोई बात। इतना बड़ा नोएडा इसको लेकर एक बहुत बड़ा मसला निकल कर आया था। अभी आपने देखा कि हजारों यात्री एयरपोर्ट पे रहे, इतना बड़ा इंडिगो का मसला आया। इससे पहले भी और आज भी इंडिगो का मसला सॉल्व नहीं हुआ है। आज भी उड़ानें रद्द हो जाती हैं इसलिए क्योंकि स्टाफ की कमी है। आज भी उतनी मात्रा में नहीं होती, इसलिए खबर नहीं बनती। दूसरा यह है कि अहमदाबाद तो बहुत बड़ी सीख थी, तो अभी सर कह रहे थे कि इंटरनेशनल मापदंडों पे हम अभी भी नहीं उतरे। हम पार्लियामेंट के अंदर ये बार बार बोल चुके हैं कि हमें एक एयरलाइन पे डिपेंडेंट नहीं होना, इसलिए हम 4 और प्राइवेट एयरलाइंस को सपोर्ट करना चाहते हैं। पर सवाल यह है कि क्या हम टेक्निकली साउंड होंगे? मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से हमारे पास है अच्छी मैन्युफैक्चरिंग? क्या तमाम तरीके की जो चीजें होती हैं उस मापदंडों पे हम हैं? हम प्राइवेट प्लेयर्स को अगर लाएंगे उस पे कोई गारंटी? हम सड़क पे दुर्घटना के लिए कहते हैं कि इतने समय में इतनी दुर्घटना कम हुई, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पर दुखद यही है विजेंद्र कि आप ये कह रहे हैं, कुल मिलाकर मैं इसको वाइंड अप करूं तो आप ये कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार हो जाएगा, उनको याद कर लिया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दे दी जाएगी। हो सकता है 1 साल पूरा होने पर उनके नाम से महाराष्ट्र में कोई योजना हो जाए, कोई कॉलोनी हो जाए, कोई सड़क हो जाए,
लेकिन जांच के बाद सही कंक्लूजन नहीं होगा। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। और उससे एक बड़ी बात है कि एक राजनीति में भी एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। एक सुचारू रूप से महाराष्ट्र जैसी जो स्टेट की राजनीति चल रही थी, अब आप देखिए बारामती की सीट खाली होना, डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली होना, बजट सत्र शुरू होने वाला है, फाइनेंस मिनिस्टर ना होना, तो अब सवाल क्या उठने लगे हैं। आप देखिए बाकी के 5 लोगों की उतनी चर्चा नहीं हो रही है, वीआईपी की चर्चा होती है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार कौन संभालेगा फाइनेंस मिनिस्टर का ताज, आखिरकार प्रफुल्ल पटेल का क्या रोल होगा, क्या उनके जो 2 लड़के हैं उनमें से कोई बारामती से चुनाव लड़ेगा, क्या पार्टी बीजेपी के साथ विलय हो जाएगी, ये सब चर्चा वापस उधर चली जाएगी शरद पवार की तरफ या बीजेपी में डिसोल्व होगी। चीजें तो बहुत है क्योंकि भाई गठबंधन है। लेकिन चलिए ठीक है, आलोक सहाय जी, अदिति जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं सर, ये पीड़ा मेरी भी है क्योंकि इतने हादसे हमने देखे हैं और इतने हादसे हमने कवर किए हैं। अनुपम सर हमारे साथ लगातार रहे हैं, हमने कभी किसी की कंक्लूजन रिपोर्ट नहीं देखी है सर, कभी नहीं देखी है, एक्शन भी नहीं देखा, हमने कभी एक्शन नहीं देखा है कि भाई ये हादसा हुआ, इसमें ये टेक्निकल ग्लिच था, ये पायलट एरर था, ये यहां पर ग्राउंड क्लियरेंस एरर था, ब्लैक बॉक्स में ये था। कभी नहीं आता पब्लिक डोमेन में सर, क्यों नहीं आता है और क्यों आपको लगता है कि इसका आएगा, या मैं कंफर्म कर दूं कि इसका भी कभी नहीं आएगा? नहीं, देखिए ये इसकी जिम्मेवारी डीजीसीए की है कि सभी जितनी भी जांच होती है उन जांचों को फाइनल रिपोर्ट जो है वो सरकार को सबमिट किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, डीजीसीए के पास सारी रिपोर्ट्स रहती हैं। अगर कोई भी चैनल चाहे तो उस रिपोर्ट्स को पब्लिक करने की डिमांड कर सकता है और उसको छापते हैं, लोग न्यूज़पेपर वाले भी छापते हैं। प्रॉब्लम वहां नहीं है विजेंद्र जी, प्रॉब्लम कहाँ है मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि जैसे अहमदाबाद का जो केस हुआ, वो जांच के दौरान ही ऐसी व्यवस्था स्थापित करने लगते हैं लोग, वो एयरलाइंस वालों का अरबों डॉलर फंसा हुआ होता है। अगर कोई भी इस तरह की खराबी पता चल जाए कि इनका स्विच जो है वो ऑटो कट ऑफ कैसे हुआ 1 सेकंड में दोनों, जबकि वार्निंग इसकी दी जा चुकी थी पहले, तो क्या उस एयरलाइंस पर अगर कोई गहरे सवाल होंगे तो अरबों खरबों रुपए का उसका नुकसान होगा। तो इसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगी और लोगों के ट्रस्ट की वैल्यू है या एयरलाइन के मुनाफे और उनके अरबों डॉलर की वैल्यू है? हम किसको ज्यादा वैल्यू दें? जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये सब बातें नहीं है विजेंद्र जी, ये बात देखने की है। यहाँ पर जैसा कि खबर मिल रही है कि ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, मतलब जहाज में किसी तरह की इमरजेंसी थी, में ऐसा लग रहा है। और जैसा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि नोज टकराया है, अगर नोज टकराया है तो ये इंगित करता है कि जहाज पर का कंट्रोल पायलट का नहीं था, वो सिमेट्रिकल पोजीशन में नहीं था लैंडिंग के समय में। नोज नीचे होना ये बता रहा है कि जहाज पर या तो कंट्रोल पायलट का नहीं था या इतनी विजिबिलिटी खराब थी कि उसको दिखाई नहीं दिया रनवे ऐसा। जबकि अगर सीसीटीवी में क्लियर कट रिकॉर्डिंग है तो इसका मतलब विजिबिलिटी इतनी खराब नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी मुझे भी लग रही है, जो उसके साथ में मौसम भी खराब था, दोनों मिलकर के डेडली कॉकटेल तैयार हो गया। मुझे यही संभावना लग रही है। जी हाँ, लेकिन सर अगर ये संभावना होती है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं बहुत ज्यादा, लेकिन मैं ये जरूर पढ़ता हूं यहां स्टूडियो से कि भाई जयपुर की फ्लाइट को दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया, दिल्ली की फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया वेदर कंडीशन की वजह से। तो अगर वेदर कंडीशन इतनी खराब थी तो उसको जरूरी तो नहीं था कि वहीं उतरना है, या फ्यूल की इतनी एफिशिएंसी होती है, इतनी कमी हो जाती है, कई बार की मजबूरी हो जाती है। नहीं नहीं विजेंद्र जी, वो बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। ये कई क्रैश वीआईपी के सिर्फ इसलिए होते हैं, मैं एयरफोर्स में रहा हूं जी, मैं एयरक्राफ्ट कंट्रोलर रहा हूं जिंदगी भर जी। ये पायलट दबाव में आ जाते हैं मिशन पूरा करने के लिए, क्योंकि वीआईपी उनका पैसेंजर है और किसी भी तरह से मिशन को पूरा करना है, और वहां पर सेफ्टी जो पैरामीटर्स है उससे कॉम्प्रोमाइज की जाती है। इसी कॉम्प्रोमाइज में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रेड्डी का जहाज क्रैश हुआ था, इसी कॉम्प्रोमाइज में बिपिन रावत साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। वो फ्लोटिंग क्लाउड आने लगा, क्लाउड में आपको 2 मिनट के लिए भी नहीं घुसना है अगर हेलीकॉप्टर को, ये नियम है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि बच्चा जिद करने लगे तो जहर पिला दिया जाए। ये जो प्रेशर एक पायलट के पास जिम्मेदारी होती है वीआईपी को पहुंचाने की, वीआईपी के लिए लोगों को ये मजबूर करने की नहीं कि उनके लिए आरआईपी लिखे। ये तो नहीं होता ना सर, मैं आपकी बात को डिसएग्री नहीं कर रहा हूं,
जी जी। बट मैं एक जिम्मेदारी का एहसास करा रहा हूं भाई, एक वीआईपी के लिए आप सब आरआईपी लिख रहे हैं, बताइए आप। सर कैप्टन में ये गट होना चाहिए कि वो एक वीआईपी को बोले कि सर मेरा मेरा पैरामीटर अभी इस वेदर कंडीशंस के लायक सुटेबल नहीं है, मैं लैंड नहीं कराऊंगा, अभी मैं डाइवर्ट कर रहा हूं। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कर्नल अनुपम जेटली जी, सर मैं जितना भी इन चीजों को समझता हूं ना, मैं कंफ्यूज होता हूं, क्योंकि वीआईपी कितना ही वीआईपी क्यों ना हो, लाइव थ्रेट से तो सभी डरते हैं ना सर। अगर पायलट कहेगा कि भाई जान को खतरा है, तो वीआईपी ये नहीं कहेगा कि मुझे रैली जरूरी है, वो कहेगा भैया फोन पे कर लूंगा मैं, या कल आ जाऊंगा, या कहीं और से वापस आ जाऊंगा। मरना किसी को पसंद नहीं है, सिर्फ सेना को छोड़कर जो फ्रंट फुट पर आकर लड़ती है और उसको पता है कि हमारी जान को खतरा है, क्योंकि देश को सुरक्षित रखना होता है। नेता इतना करते होंगे, मुझे नहीं लगता है सर। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि ब्लैक बॉक्स और जो अंतिम रेडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई होगी, उससे क्लियर होगा कि क्या होगा, और यह क्लियर कभी देश को नहीं होगा कि क्या हुआ होगा? आपकी बात बिल्कुल सही है। एक उदाहरण है कि बहुत बड़े नेता देश के पंजाब गए थे, एक पुल पर उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जान को खतरा है, वो वहीं से वापस लौट आए और टीवी में उसके बाद आया कि मैं वापस आ गया हूं। जी, कोई नेता खासकर हिंदुस्तान में नहीं चाहेगा कि अपनी जान से खेले एक इलेक्शन रैली के लिए। ठीक, कितनी ही सैकड़ों रैली रद्द हो जाती है, लोग इकट्ठे होते हैं मगर नेता नहीं आ पाते। बिल्कुल। और मैं गलत भी नहीं मानता अब सर, सवाल ये है कि गलत भी नहीं जिम्मेदारी मानता भाई, किसकी एक है? जन सेवक है, वो जिंदा रहेंगे तो सेवा करेंगे ना। बिल्कुल सही। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को देखें तो उनके नीचे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जी, डीजीसीए है, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है। इसके अलावा विभाग हैं जो एयरक्राफ्ट एक्ट 2024 और एयरक्राफ्ट रूल 1937 को देखते हैं, जिनका काम है ये देखना कि एयर वर्दीनेस जहाज की थी कि नहीं, पोजीशन सारे ठीक ही नहीं थे, जी, क्या मेंटेनेंस ठीक थी जहाज की, जी, क्या लाइसेंस और वेदर कंडीशंस ठीक थी फ्लाइट की। जी, अगर ये सब देखा होता तो मेरी समझ में ऐसा हो नहीं सकता था कि जनवरी में हमारे देश में 3 एक्सीडेंट हो जाए। सेस्ना 10 जनवरी में राउरकेला में जाता है, प्रयागराज में एयरफोर्स का ट्रेनिंग जेट जाता है, बिल्कुल, और आज अजीत पवार जी का बिल्कुल। जहाज नीचे गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत चिंता का विषय है कि किसी एक जगह पर नेग्लिजेंसी हर जगह है, बस उसे हमें देखना है और उसको सही करना है, तो ये हादसे रुक सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही। अगर एजेंसीज अपना काम करें, अगर उनके पास स्टाफ की शॉर्टेज नहीं है, ठीक, अगर एयरपोर्ट्स जितने बने हैं उन पर जरूरी ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुताबिक होने चाहिए, तो अवश्य ये घटनाएं सर रोकी जा समस्या तो सकती यह है हैं। कि बहुत से एयरपोर्ट इसलिए भी है क्योंकि पॉलिटिशियन के फोर्सफुली प्रेशर की वजह से एयरपोर्ट्स आ जाते हैं, ये भी होता है सर। आलोक साहे सर कुछ कह रहे थे सर, 10-20 सेकंड में प्लीज वाइंड अप दीजिए आलोक साहे सर। हाँ देखिए, इसमें क्या होता है, मैं थोड़े नियम बताता हूँ आम जनता के लिए। वीएमसी कंडीशंस जो होती है वो ग्लोबल कंडीशंस है, ये ग्लोबली ये रूल फॉलो किया जाता है, वीएमसी और आईएमसी। ठीक है, वीएमसी कंडीशंस में जिस फ्लाइट को क्लियरेंस दी जाती है उसका नियम ये होता है कि पायलट जो है वो कभी भी क्लाउड में नहीं जाएगा, अंधेरे में नहीं जाएगा, ऐसे जगह नहीं जाएगा जहां वो उसका विजन ब्लॉक हो रहा हो, और वो उसी जगह जाएगा, देख करके फ्लाई करेगा, देख के लैंड करेगा। ठीक है सर।
तो जिम्मेवारी कैप्टन की होती है जहाज के कि वो बादल में ना जाए, ठीक। वो खराब मौसम है तो उस मौसम में विजिबिलिटी खराब हो रही है तो उसके पहले ही लौट जाए। कोई ऐसा रूल नहीं है ग्लोबली जो ये कहे कि वेदर खराब है, वीएमसी कंडीशंस हैं, अगर मान लीजिए मार्जिनल वेदर है तो उस पायलट को की फ्लाइट को रोक दिया जाए। आप नहीं रोक सकते, रोकने का परमिशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो खुद लिखित में दे रहा है, वो अंडरटेकिंग दे रहा है कि वो ब्लाइंड जोन्स में नहीं जाएगा, बादल में नहीं जाएगा, ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां उसका विजन बाधित होता हो। ठीक है सर, ये ग्लोबल ठीक है सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूं, आप ये मान रहे हैं कि प्राइमरी तौर पर कोई एक टेक्निकल ग्लिच ऐसा है जिसकी वजह से हादसा हुआ है, बनस्पत इसके कि पायलट की तरफ से कोई गलती हुई हो। मैं ये आपके तरफ से मानकर चल रहा हूं। अदिति, फाइनल कमेंट, क्या वाकई में आपको लगता है कि ये अंतिम हादसा है, या आपको लगता है कि हम अक्सर ऐसी डिबेट करते रहेंगे और बिना कंक्लूजन के वाइंड अप करते रहेंगे? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि अंतिम हादसा है। ये बात अलग है कि हम अपना माइंडसेट या तो रख लेंगे, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए, हादसे होते रहेंगे, हम ऐसी चर्चा कर लेंगे 48 घंटे, दोबारा कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि हम पायलट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पायलट की अगर गलती थी, फर्ज कीजिए पायलट ने अपनी जान गंवाई है, बिल्कुल ठीक बात, नौजवान लड़की थी, उसकी गलती थी, तो क्या ट्रेनिंग में कहीं प्रॉब्लम है? ऐसे बहुत सारे सवाल डीजीसीए और डीजीसीए की जिसके अंडर में आता है एविएशन मिनिस्ट्री पे आता है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ान का कॉन्सेप्ट लाए, 2014 से अब तक 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनाए, तो इस दिन के लिए तो नहीं बनाए थे। ठीक बात कि हम फैसिलिटी कम रखें, ट्रेनिंग नहीं दे पायलट्स को, हमारे पास तमाम टेक्निकल के अभाव हो, लेकिन हम 100 सिर्फ नंबर के खाते हम ये चला दें, ऐसा नहीं हो सकता। आज भी, ये तो बहुत मामूली बात कह रही हूं, आज भी बहुत सारे ऐसे नए जगह हैं जहां पर एयरपोर्ट तो बना दिए, लेकिन आप जाएंगे तो वो जर्जर अवस्था में है, उसका काम पूरा नहीं हुआ है, रनवे की स्थिति ठीक नहीं है। तो अभी हम सबकी स्थिति ठीक नहीं है और इसलिए मैं ये नेम खत्म कर रही हूं कि हम फिर इसकी चर्चा करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि अंतिम हादसा है, जब तक कि आप, मैं और ये 140 करोड़ लोग इस बात को लेकर बैठे रहे, तब तक जब तक कि जवाब नहीं आ जाए। शुक्रिया अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुपम जी आपका भी शुक्रिया, आलोक साहे जी आपका भी शुक्रिया। जवाब आना चाहिए। अगर एक घटना घटी है और उस घटना ने देश को विचलित किया है, तो वो घटना क्यों घटी, ये जवाब तो आना ही चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे।